नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू दिस मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव एंड टू द पॉइंट एनालिसिस ऑफ दिस ईयर्स इकोनॉमिक सर्वे। और हम जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत सारे चैप्टर्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ वॉल्यूम 1 कुछ वॉल्यूम 2 के। मैं उम्मीद करता हूं आपने बहुत ही रिलीजियसली उन सारे लेक्चर्स को सुना होगा और उतनी ही रिलीजियसली आप इस चैप्टर को भी सुनने की कोशिश करोगे, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेके आ रहा है चैप्टर, जिसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस स्पेसिफिक क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ सकता है, जो कि यहां से बनने की बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। तो वॉल्यूम 1 का 7th चैप्टर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। यहां पे हम लोग बात करेंगे रेगुलेटरी फोरबियरेंस के बारे में। हाँ, अब माइट बी पॉसिबल आप में से कई लोगों को इस फोरबियरेंस का मतलब नहीं पता होगा, आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे मेडिसिन की बात क्यों चल रही है, फिर कईयों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि डाइट की बात, खाने पीने की बातें क्यों चल रही है, समझाना क्या चाह रहा है चैप्टर। तो बेसिकली बहुत ही आसान भाषा में इसको समझा जा सकता है कुछ इस तरीके से कि हम सब जानते हैं कि इस पेंडेमिक के बाद में हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत सारे मेजर्स लिए थे, और वो इसलिए लिए थे ताकि कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस हमारी कंट्री में ना आ जाए। अब ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, ये क्या होता है? जैसे आपने एक बहुत ही फेमस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में पढ़ा होगा, जो कि 2008 में आया था। मैं उम्मीद करता हूं कि इस फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में आप बिल्कुल बेसिक जानकारी जानते होंगे, जो कि सब प्राइम मॉर्टगेज क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। चलिए, मैं आपको सबसे पहले तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देता हूं और फिर आपको फाइनेंशियल क्राइसिस किस तरीके से आते हैं, ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस क्या है और किस तरीके के क्राइसिस से अभी हमारी इकोनॉमी जूझ रही है, मैं आपको यह बताने की कोशिश करता हूं। तो देखो, यहां पे हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारा देश फाइनेंशियल क्राइसिस में न चले जाए, इसके लिए बहुत सारे मेजर्स लिए। अब ये मेजर्स क्या थे? ये मेजर्स थे होल्डिंग ऑफ के, या मैं लिख दूं सिर्फ होल्ड ऑफ, बस यही मतलब होता है फोरबियरेंस का। ये तो आप सभी जानते हो कि हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमको मॉरेटोरियम दिया था। अब ये क्या होता है मॉरेटोरियम? कि अगर आपने लोन लिया हुआ है, आपसे का मेरा मतलब है हो सकता है कि कोई इंडिविजुअल हो, आपसे का मेरा मतलब है हो सकता है कि किसी की कंपनी हो, कोई फर्म हो, सबने, बहुत सारे लोगों ने हमारे यहां लोन लिया हुआ है, हम जानते हैं। अब क्योंकि ये कोविड पेंडेमिक हिट हुआ, तो ये लोग अपना इंटरेस्ट पे नहीं कर पाए। अब क्योंकि ये लोग इंटरेस्ट पे नहीं कर पाए, तो देयर वॉज अ वेरी बिग चांस कि इनका जो अकाउंट है वो किस में चला जाता? एग्जैक्टली नॉन परफॉर्मिंग असेट में। अब ये नॉन परफॉर्मिंग असेट क्या होता है? आप में से कई लोगों का सवाल ये होगा। तो बेसिकली आसान भाषा में समझने के लिए नॉन परफॉर्मिंग असेट मैं यहां पे लिख देता हूं आप लोगों के लिए, नॉन परफॉर्मिंग असेट। नाम से समझ में आ रहा है ये एक असेट है, राइट? अब ये किसका असेट है, ये भी एक सवाल है। तो ये बैंक्स का असेट है। अब ये बैंक्स का असेट कैसे? क्योंकि बैंक जब लोन देती है किसी व्यक्ति को, तो वो असेट बैंक का रहता है। जिस व्यक्ति को दिया है वो तो उसकी लायबिलिटी हो गई ना, उसको रीपे करना है। आप सब विजय माल्या थोड़ी बन जाएंगे, राइट? तो जब बैंक का असेट परफॉर्म करना बंद कर दे, तो उसको नॉन परफॉर्मिंग असेट बोल दिया जाता है। अब आप बोलोगे कि इसकी डेफिनेशन तो बताओ, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? हाँ बिल्कुल, इस नॉन परफॉर्मिंग असेट को डिफाइन किया जाता है कि अगर 90 डेज तक कोई भी इंटरेस्ट या कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट अगर अकाउंट में ट्रांजैक्शंस ना हो, तो उस अकाउंट को नॉन परफॉर्मिंग असेट बोल दिया जाएगा। अब वापस से हम उसी कहानी पे चलते हैं। हमारे सरकारों को, हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह डर था कि अगर ऐसे अकाउंट्स जो इस पेंडेमिक के कारण अपना इंटरेस्ट नहीं भर पाए, तो क्योंकि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, ये हमने देखा, ये वंस इन अ सेंचुरी क्राइसिस है, हमने ये देखा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये मानते हुए इस इंटरेस्ट रेट के लिए लोगों को मॉरेटोरियम दे दिया, कुछ मोहलत दे दी कि ठीक है, आप 3 महीने तक मत भरो, आप 6 महीने तक मत भरो, मगर उसके बाद में आपको ये
पे करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, इसमें बिल्कुल भी ये गलती मत कर लीजिएगा कि आपको इसका इंटरेस्ट माफ कर दिया गया, नहीं, इसका इंटरेस्ट जो है ये पोस्टपोन कर दिया गया है कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो वापस से चलते हैं, ये एक फोरबियरेंस का मेथोडोलॉजी थी। अब अगला है एन इमरजेंसी मेडिसिन नॉट स्टेपल डाइट। इसका बोलने का यह मतलब है चैप्टर का कि ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया, ये एक इमरजेंसी मेडिसिन है, तो इसको इमरजेंसी सिचुएशन में ही यूज किया जाए। नॉट एज अ स्टेपल डाइट मतलब कि रोजमर्रा के जिंदगियों में जिसे हम खाना खाते हैं उसको ऐसा ना बना लिया जाए, ये एक मेडिसिन की तरह लिया जाए। मतलब कि ये जो मॉरेटोरियम का फेज आया है, इस मॉरेटोरियम को ये हिदायत दी जा रही है कि इसको कुछ समय के लिए और एज अ मेडिसिन यूज किया जाए। ऐसा ना हो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको देता ही चला जाए, ये बेसिकली समझाना चाह रहे हैं। और इसी कारण से यहां पे जॉर्ज संतनायाना का, एक स्पेनिश फिलोसोफर का बहुत फेमस कोट लिखा हुआ है कि दोज हु डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। अब ये क्यों लिखा है? क्योंकि जो अभी मैंने बताया आपको कि मॉरेटोरियम बढ़ाती ही ना चली जाए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यही गलती पास्ट में हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर चुकी है। यह चैप्टर हमें यह बताएगा, और इसी को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन समझना पड़ेगा। तो यह मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको इस चैप्टर की बेसिक थीम समझा पाया हूं। अब मैं आपको लेके चलता हूं इसके इंट्रोडक्शन पार्ट पे। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा बैंकिंग क्राइसिस के बारे में। तो जैसा यहां पे लिखा हुआ है कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से हम हिट हुए थे 2008 में, और हम क्या, पूरा वर्ल्ड हिट हुआ था। लेमैन ब्रदर्स, उम्मीद करता हूं आप जानते हो। तो ये क्या है दोस्तों, थोड़ी सी इस पे चर्चा करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हुआ कुछ यूं था कि अगर 2000 के फेज की हम लोग बात करें तो यहां पे हमको देखने को मिला था इकोनॉमिक में बूम, राइट। अब क्योंकि इकोनॉमी में बूम था तो यहां पे जो बोरोइंग थी वो भी बहुत ज्यादा हुई थी, मतलब बहुत सारे लोगों ने यहां पे पैसा लिया था। इसके बाद में 8 साल के बाद एक बहुत बड़ा इवेंट होता है जिसको 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस कहा गया। अब ये क्राइसिस क्यों हुआ था, यूएस में किस तरीके से मॉर्टगेज, सब प्राइम मॉर्टगेज पे लोन देना शुरू कर दिया था बैंक्स ने, बैंक फेलियर हुआ था, ये कैसे हुआ था ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, मगर हां आप ये समझ लीजिए बस कि यहां पे ड्यू टू सब प्राइम मॉर्टगेज बैंक्स का फेलियर हुआ था। और ये बैंक का फेलियर इतना बड़ा था कि इसका इफेक्ट हमको वर्ल्ड ओवर देखने को मिला। आपका सवाल होगा क्या इंडिया में भी इसका इफेक्ट आया था? बिल्कुल, बट इंडिया में इसका इफेक्ट बहुत कम आया था। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए, क्योंकि पिछले इकोनॉमिक सर्वे ने हमको यह बात बताई थी कि इंडिया की इकोनॉमी 2012 के बाद में ज्यादा कनेक्ट हुई थी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ। और इसी कारण से 2012 की अगर मैं बात करूं तो जो सेकेंड वेव आई थी इस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद में, जिसको हम सब प्राइम क्राइसिस के नाम से जानते हैं, ये इस 2012 के फेज में इंडिया में भी स्लो डाउन या मैं बोलूं रिसेशनरी फेज आ गया था। और इसी कारण से आपको पता होगा कि इस फेज के बाद 2012, 13, 14 तक हमारी इकोनॉमी में बहुत बुरा परफॉर्म किया। इसी के साथ साथ अगर 2012 के बाद की मैं बात करूं, आज की हाल फिलहाल की, तो हमारे यहां पे यह देखा जा रहा है कि हमारी बैंकिंग सिस्टम में, मैं उम्मीद करता हूं आप अभी तक याद रख रहे हो कि हम क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम बैंक के कुछ क्राइसिस के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा बैंकिंग सिस्टम किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से वर्ल्ड ओवर इकोनॉमी के टाइम पे अच्छी जब चलती है तो कैसे बोरोइंग बढ़ जाती है, और बुरी जब चलती है तो कैसे एक फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, और कैसे पूरे वर्ल्ड ओवर में उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो अगर हाल फिलहाल की मैं बात करूं, आफ्टर 2010, 12, करेंटली हमारा बैंकिंग सिस्टम कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहा है जिनका नाम है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ट्विन बैलेंस शीट। अब ये ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या है, बहुत ही आसान भाषा में समझने के लिए, जैसा आप नाम से भी समझ पा रहे हो,
इसमें कोई दो बैलेंस शीट काम करेगी, तो बिल्कुल ठीक बात है। एक बैलेंस शीट होगी यहाँ पे कॉरपोरेट सेक्टर की, जैसे मान लीजिए विजय माल्या जैसे कोई कॉरपोरेट हाउस की जो पैसे नहीं लौटा पाया, और दूसरी यहाँ पे होगी बैलेंस शीट बैंक्स की। अब क्योंकि विजय माल्या ने बैंक से पैसा लिया था, ये भी हम जानते हैं, और विजय माल्या इस पैसे को लौटा नहीं पाया, ये भी हम जानते हैं, तो यहां पे इन दोनों की ही बैलेंस शीट खराब हो गई। इस प्रॉब्लम को ये बोला गया ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, क्योंकि अब बैंक्स के पास अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट आता है जैसे जियो जैसा, तो उनके पास पैसे नहीं है लैंड करने के लिए, और यहां पे विजय माल्या जैसे लोग क्योंकि रीपे नहीं कर पाए तो इनकी बैलेंस शीट खराब हुई। तो यहां पे दो बैलेंस शीट खराब होती हुई हमने देखी, जिसको अरविंद सुब्रमण्यम साहब ने 4 बैलेंस शीट प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया। उन्होंने बोला कि इसमें 2 बैलेंस शीट और ऐड करने की जरूरत है। जैसे आपने सुना होगा हमारी कुछ एनबीएफसीज के बारे में, जैसे IL&FS, जिसको पढ़ा जाता है, इसका फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। फिर आपने सुना होगा DHFL के बारे में, जिसने देना बैंक को डुबा दिया। इनको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बोला जाता है। अब क्योंकि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी हमारे यहाँ पे डूबी, IL&FS, DHFL, तो इनकी भी बैलेंस शीट खराब हुई। तो इन्होंने बोला कि NBFC की बैलेंस शीट को भी ऐड ऑन करो। इसी के साथ साथ इन्होंने बोला कि जो रियल एस्टेट में ये लोग इन्वेस्ट करते थे, इसकी भी बैलेंस शीट खराब हुई, तो इसको भी ऐड करो। तो इस तरीके से कॉरपोरेट हाउस, बैंक्स, NBFC और रियल एस्टेट मिला के 4 बैलेंस शीट की प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है आज, जिस कारण से हमारे बैंकिंग सिस्टम में फाइनेंशियल क्रंच हमें देखने को मिल रहा है। अब हमने ये तो पूरी बात समझ ली कि हमारा बैंकिंग सिस्टम आज किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। वापस हम लोग बात करते हैं कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे क्या ऐसी चीजें की गई थी जिससे हमको सबक लेना पड़ रहा है, और अब वो गलतियां हमको नहीं दोहरानी है। तो चलते हैं वापस हमारे इकोनॉमिक सर्वे पे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको प्रारंभ के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। जैसे कि ये जो इनिशिएटिव लाया गया है, एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव है, जहां पे जैसा कि आप देख भी पा रहे हो, आपके सामने बेसिक, कोर और एडवांस लिखा हुआ है। जहां पे बेसिक में आपको दिख रहा होगा कि जितनी भी बेसिक नॉलेज आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्लियर करने के लिए होनी चाहिए, वो सब एनसीईआरटीज को कवर करके थ्रू आर वीडियो लेसन्स, बुक वाइज टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग की क्लासेस के थ्रू हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहां से पूरे क्लियर हो जाएं, आप आंसर राइटिंग कर पाओ और बुक वाइज टेस्ट सीरीज के थ्रू आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाओ। देन वी विल मूव अहेड टू द कोर, जहां पे हम जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इनको 500 प्लस आवर्स ऑफ वीडियो लेसन्स के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। यहां पे आपको स्पेशल मेंटरशिप दी जाएगी बाय द इंडिविजुअल एजुकेटर ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और बिल्कुल इसी तरीके से एडवांस लेवल पे जाके हम ऐसे राइटिंग क्लासेस, वीकली टेस्ट कंडक्ट करके आपका इवेल्युएशन, इस तरीके की चीजों से एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आप लोगों के लिए लेके आए हैं। एंड ऑफ कोर्स जो डेडिकेटेड मेंटरशिप होती है फॉर द इंटरव्यू, वो भी हम कंडक्ट करवा रहे हैं। तो इस तरीके से आप पूरी तरीके से प्रिपरेशन हमारे साथ मिलकर कर सकते हैं। एंड दिस इज आवर 1 ईयर कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव यूपीएससी प्रिपरेशन प्रोग्राम। तो आप में से जो भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, वो video.onlyis.in पे जाके इस चीज को कवर कर सकते हैं। एंड फॉर एनी मोर इंफॉर्मेशन यू कैन आस्क बिलो इन द कमेंट बॉक्स। तो दोस्तों, हमें इकोनॉमिक सर्वे यहां पे ये बता रहा है कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे भी हमने या हमारी बैंक्स ने रेगुलेटरी फोरबियरेंस का जो एक मैकेनिज्म है उसको अडॉप्ट किया था, जहां पे हमने हमारे असेट्स को रीस्ट्रक्चर किया था और बहुत से नॉर्म्स को रिलैक्स किया था। अब ये आप बोलोगे कौन से नॉर्म्स हैं? देखो दोस्तों, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि 90 डेज तक अगर आपने पैसे नहीं दिए तो वो एनपीए हो जाएगा, मगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में, जैसे इस 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम, जैसे आज कोविड पेंडेमिक के टाइम, हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, ऐसी चीजों में थोड़ी रियायत दे देती है कि ठीक है, अब ये जो 90 दिन का पीरियड था इसको आप 6 महीने कर दो। बात समझ पा रहे हो आप? तो यहां पे इस रियायत को देने के बहुत सारे आफ्टर इफेक्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, हम उनको समझेंगे।
तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे भी कुछ ऐसे ही नॉर्म्स लाए गए थे। अब हुआ कुछ यूं कि इन नॉर्म्स के बाद में जो बैंकिंग सिस्टम की हालत थी फाइनेंशियली, वो और ज्यादा डिटोरिएट हो गई। और ये हम इस पूरे लेक्चर में या इस पूरे चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, जहां पे हम बात करेंगे कुछ ज़ॉम्बीज फर्म के बारे में जिनको गलत लैंडिंग कर दी गई। हम बात करेंगे यहां पे अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स के बारे में कि ये कैसे हुआ, कैसे इसने बैंक्स के इंसेंटिव्स को डिस्टॉर्ट किया, कैसे यहां पे इस मॉरेटोरियम के कारण रिस्की लैंडिंग प्रैक्टिसेस में बैंक्स उतर गए जिससे उनको बहुत नुकसान हुआ, उनकी फाइनेंशियल बैलेंस शीट खराब हुई, और कैसे जब फोरबियरेंस का टाइम पीरियड चल रहा था और फोरबियरेंस 2015 में खत्म भी कर दिया गया, मगर उसके बाद भी कैसे एनपीए जस्ट डबल हो गए, कैसे हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने असेट क्वालिटी रिव्यू निकाला और फाइनली हमें पता चला कि हमारा ग्रॉस एनपीए जो है, आप मानोगे नहीं मगर ये बिल्कुल सत्य बात है कि 4.3% से बढ़ के 7.5% पे हमारा ग्रॉस एनपीए चला गया। तो 2014-15 में हमारा ग्रॉस एनपीए था 4.3%, जो कि 2015-16 में बढ़ के 7.5% हो गया, और ये 2017-18 में पीक पे आ गया 11.2%। तो अब मैं आपको इस पूरे इशू को समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखो दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 पेंडेमिक के बाद में अक्रॉस द वर्ल्ड फाइनेंशियल रेगुलेटर्स ने इस तरीके के रेगुलेटरी फोरबियरेंस को अडॉप्ट किया, मतलब कि लोगों को, फर्म्स को रियायत देने के लिए मेजर्स लिए। तो इंडिया भी कोई अछूता तो रहा नहीं, इंडिया इज नो एक्सेप्शन। हमने भी हमारे फाइनेंशियल सेक्टर को बचाने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो स्पिल ओवर इफेक्ट आने से हमारा फाइनेंशियल सेक्टर पूरा तबाह हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, उसको बचाने के लिए हमने भी कुछ मेजर्स लिए। अच्छा, ये स्पिल ओवर इफेक्ट कैसे हो सकता था? ये स्पिल ओवर इफेक्ट बिल्कुल वैसे ही हो सकता था जैसा अभी हमने ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम देखी। जैसे ही कॉर्पोरेट सेक्टर्स की बैलेंस शीट में एनपीएस होने लगते, हमारी बैंक की बैलेंस शीट में वो एनपीएस दिखने लगते। अगर हमारी बैंक की बैलेंस शीट में एनपीएस आ जाते, इसका मतलब उनकी लैंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती। अब यहां पे आपको ये चीज समझनी है कि ये जो स्पिल ओवर इफेक्ट है, जो मैं भी आपको समझा रहा हूं, ये स्पिल ओवर इफेक्ट कैसे काम कर रहा है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं, जिसको समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स पहले समझना पड़ेंगी। जैसे सबसे पहली टर्म हम समझते हैं प्रोविजनिंग ऑफ लोन्स। अब ये प्रोविजनिंग ऑफ लोन्स का मतलब क्या होता है? बेसिकली दोस्तों, एक बहुत ही आसान सा एग्जांपल अगर हम लें, मान लीजिए ये लेंडर है और ये बोरोवर है। इस लेंडर ने इस बोरोवर को 100 रुपए दिए। अब क्या होता है, हम मानते हैं दो तरीके के बोरोवर हैं, एक बोरोवर 1 और एक बोरोवर 2, और इस लेंडर ने दोनों को 100 रुपए दिए। और ये लेंडर कौन है? ये लेंडर हमारी बैंक है और कोई नहीं है। क्लियर हो रही बात? ये लेंडर हमारी बैंक है। अब इस बैंक ने दो बोरोवर B1 B2 को दोनों को 100 रुपए दिए। अब यहां पे आएगा एक क्रेडिट रेटिंग। ये बिल्कुल वही क्रेडिट रेटिंग है जो भी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमने उस टाइम क्रेडिट रेटिंग में क्या देखा था कि ये जो क्रेडिट रिस्क होती है, ये इसमें शोकेस की जाती है रेटिंग में। अब क्रेडिट रिस्क क्या होती है, एक बार जल्दी से रिवाइज करने के लिए, ये क्रेडिट रिस्क वो रिस्क होती है जो बैंक्स जब बोरोवर को देती है क्रेडिट, वो वापस रीपे करेगा या नहीं, ये रिस्क बताती है ये रेटिंग। तो अब ये जो क्रेडिट रेटिंग है, मान लो ये B1 वाले के लिए बहुत अच्छी है और B2 वाले के लिए बहुत खराब है। इसका मतलब B2 पैसे लेके भाग जाएगा, ये बहुत अच्छे चांसेस है, और B1 पैसे लौटा देगा, ये बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो यहां पे क्या होता है, बैंक्स को कुछ पैसा अपने पास रिजर्व रखना पड़ता है जितने का भी वो लोन देते हैं। अब मान लो कि B1 की क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी है, मतलब ये विश्वास है बैंक को कि B1 पैसा देगा। तो यहां पे जो प्रोविजनिंग करना पड़ेगी, मतलब जो रिजर्व में पैसा रखना पड़ेगा, वो पैसा कम रखना पड़ेगा। मगर B2 जिसके भागने के चांसेस बहुत ज्यादा है, उसके लिए जो प्रोविजनिंग करना पड़ेगी, मतलब जो बैंक्स को रिजर्व रखना पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा। तो इसी तर्ज पे अगर
मैं यहां पे बोलूं कि कोई अकाउंट जो है वो एनपीए में चला गया, जैसा भी हमने देखा ना कि अगर इस फाइनेंशियल स्ट्रेस से हमारी गवर्नमेंट नहीं बचाती, ये मॉरेटोरियम नहीं देती और नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हमारे यहां बढ़ते जाते, तो इससे क्या होता, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब मैं मान लेता हूं कि हमारी कंपनीज रीपे नहीं कर पाई और सरकार भी या आरबीआई कोई इनको सहूलियत नहीं देती, तो क्या होता? तो हमारी बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी पूरी तरीके से खत्म हो जाती, मैंने ये बोला। अब ये कैसे हो जाती, इसके लिए हमें दूसरा एक और टर्मिनोलॉजी समझना पड़ेगी, नेट एनपीए। अब ये नेट एनपीए क्या होता है? नेट एनपीए होता है ग्रॉस एनपीए, और ग्रॉस एनपीए क्या है? जितना भी बैंक का एनपीए हो गया, राइट, माइनस प्रोविजन ऑफ लोन। अब ये क्या चीज है? देखो बहुत ही आसान सी बात है कि हमारी बैंक ने जितना भी एनपीए कर दिया, अब मान लो कॉर्पोरेट हाउस पैसे नहीं दे पाया, नहीं हुआ नहीं धंधा कोविड पेंडेमिक के कारण, तो उसका ग्रॉस एनपीए हो गया। तो उस ग्रॉस एनपीए में से बैंक को अब और ज्यादा रिजर्व फंड रखना पड़ेगा, जिसको प्रोविजनिंग ऑफ लोन्स में हमने पढ़ा। तो जो नेट एनपीए होगा हमारी बैंक का, वो क्या कहलाएगा कि जितना उन्होंने इस लोन के लिए रिजर्व रखा हुआ था उसको हम माइनस कर देंगे किसमें से? ग्रॉस एनपीए में से। तो ये नेट एनपीए हो जाएगा हमारी बैंक का। और जैसे जैसे ये नेट एनपीए बैंक्स में बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे प्रोविजनिंग गवर्नमेंट बैंक्स को और बढ़ाना पड़ेगी, तो ये लैंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो हमारे यहां जो मनी इन्फ्यूजन है मार्केट में वो और कम हो जाएगा। ये चीज हमें यहां पे समझनी थी, जिस कारण से हमारी आरबीआई, हमारी गवर्नमेंट ने यहां पे रियायतें देना शुरू करी। तो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस फोरबियरेंस से क्या तकलीफ है। ये तो अच्छी बात है, इसका क्या इकोनॉमिक रैशनल है, ये अच्छी बात है बुरी बात है, इसको हम समझते हैं। तो यहां पे हमको इसको समझने के पहले एक चीज हमेशा दिमाग में रखनी है कि जब भी बैंक एडिशनल प्रोविजंस लेके आती है लोन लॉसेस के लिए, तो बैंक का प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन होता है, और इसी कारण से बैंक की इक्विटी कैपिटल जो है वो भी रिड्यूस हो जाती है। और यही चीज तो अभी मैं आपको समझा रहा था, क्या कि जैसे जैसे लोन का लॉसेस बढ़ेगा वैसे वैसे ज्यादा प्रोविजनिंग करना पड़ेगी। क्लियर हो रही बात? इसका मतलब बैंक का प्रॉफिट कम होगा और साथ ही बैंक की इक्विटी कैपिटल जो है वो भी कम होगी। यही तो अभी हमने समझा। तो अब बात करते हैं कि फोरबियरेंस के साथ में क्या सिचुएशन होती है विथ फोरबियरेंस में और फोरबियरेंस के बिना, विदाउट फोरबियरेंस। देखो अगर हम फोरबियरेंस या ये रियायत नहीं देते मॉरेटोरियम की, तो क्या होता? तो ये होता दोस्तों कि मान लो जिस बोरोवर ने, मतलब कि जिस कंपनी ने, मतलब कि जिस फर्म ने पैसा लिया है किसी प्रोजेक्ट में लगाने के लिए, भले ही उसका प्रोजेक्ट कितना भी वायबल हो, मतलब अच्छा हो, बैंक रिस्ट्रक्चर उसका असेट नहीं कर पाती, और अगर उसका असेट रिस्ट्रक्चर नहीं करती तो वो एनपीए हो जाता, और एनपीए हो जाता तो उसी के लिए बैंक को भी प्रोविजनिंग करना पड़ती, तो ये तो सबका नुकसान हो जाता। यही हमने देखा। मगर फोरबियरेंस देने के बाद क्या हुआ? प्रोजेक्ट जो वायबल थे, बैंक उनको क्या कर सकती है? रीस्ट्रक्चर कर सकती है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब ये बोला कि जो भी अच्छे प्रोजेक्ट हैं उनको आप रियायतें दे दो। तो बैंक्स क्या कर सकती हैं? उन असेट्स को वापस से रीस्ट्रक्चर कर देंगे, ठीक है आप 3 महीने क्या 6 महीने पैसा मत देना, उसके बाद शुरू कर देना। तो यहां पे बैंक को प्रोविजनिंग नहीं करना पड़ेगी, कॉर्पोरेट सेक्टर का एनपीए नहीं होगा, और कोई भी इनएडिक्वेट प्रोविजंस नहीं बनाना पड़ेंगे। ये चीज देखी हमने। फिर अगर आगे हम देखें तो मान लो कि हमारी बैंक को कोई भी रियायत नहीं देती आरबीआई, और बैंक वाले नीचे कोई भी मॉरेटोरियम नहीं देते, तो क्या होता? तो जो भी प्रोजेक्ट अनवायबल होता, बैंक उसको आंख बंद करके नॉन परफॉर्मिंग घोषित कर देती और किसी भी तरीके का रीस्ट्रक्चर नहीं करती। क्यों? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कोई मॉरेटोरियम नहीं दिया गया है। इसका मतलब बैंक्स भी उसको नीचे ट्रिकल डाउन नहीं करती, तो यहां पे जो अनवायबल प्रोजेक्ट्स हैं वो बंद हो जाते। मगर फोरबियरेंस देने के कारण एक बहुत बड़ी चीज हुई। क्या हुआ कि अब बैंक्स जो है ना, जो पहले कैपिटल स्टार्व्ड हो गई थी, जिनके पास पैसों की कमी हो गई थी, अब वो इंसेंटिवाइज हो गई हैं, और उनके पास ये इंसेंटिव आया तो उन्होंने क्या करा कि हमको प्रोविजनिंग ना करनी पड़े, तो हम एनपीए शो ही नहीं करते, क्योंकि एनपीए शो करेंगे तो प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, अभी हमने देखा। तो यहां पे इन लोगों ने क्या करा
ऐसे अनवायबल प्रोजेक्ट्स को भी रिस्ट्रक्चर कर दिया जो डूबे हुए ही थे। मतलब कि जिन प्रोजेक्ट्स को पैसा नहीं देना चाहिए था क्योंकि वो तो पैसा देने के बाद भी डूबेंगे, उनको भी रिस्ट्रक्चर कर दिया सिर्फ अपने फायदे के लिए, ताकि प्रोविजनिंग ना करनी पड़े और उनकी जो कैपिटल है वो हिट ना हो, मतलब कि वो कम ना हो। ये हमने कुछ तरीके देखे विथ फोरबियरेंस और विदाउट फोरबियरेंस। तो चलिए हम तो मान लेते हैं कि रेगुलेटरी फोरबियरेंस को इंप्लीमेंट कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि यहां पे जिन लोगों ने रेगुलेटरी फोरबियरेंस दिया उनको उस फंड से कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं था। इसका मतलब क्या है? जैसा आप यहां पे देख पा रहे हो कि इक्विटी ओनर्स गेन इफ द रिस्क पे ऑफ एंड इफ द रिस्क फेल द कॉस्ट वुड बी बोर्न बाय द डिपॉजिटर्स। अब इसका क्या मतलब है? मतलब बिल्कुल साफ है कि हम डिपॉजिटर्स हैं मान लो, और हम डिपॉजिटर्स का पैसा ही तो इन बैंक्स में रहता है ना दोस्त, और इसी पैसे को फर्दर बैंक नीचे लेंड करता है। किसको लेंड करता है? बोरोवर को। अब सवाल यह है कि अगर ये बोरोवर वापस से रीपे कर देता है जो इसने लोन लिया था, इसका मतलब बैंक्स क्या कमा रही हैं इसके रीपेमेंट से? प्रॉफिट। मगर क्या इस प्रॉफिट में बैंक कोई भी डिपॉजिटर को प्रॉफिट शेयर कर रही है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इस बेचारे डिपॉजिटर को क्या मिल रहा है? इसको तो बस उसका इंटरेस्ट पेमेंट मिल रहा है जो उसके डिपॉजिट पे मिलना चाहिए उसको। तो यहां पे यही चीज बोल रहे हैं कि जब प्रॉफिट होता है तब तो डिपॉजिटर की गलती या डिपॉजिटर के साथ शेयर नहीं किया जाता, मगर अगर ये बोरोवर पैसे लेके भाग जाता है तो ये पैसे किसके डूब जाते हैं? इस डिपॉजिटर के। वहीं ये बोलते हैं कि जब बोरोवर पैसे लेके भाग जाता है तो जो इसके इक्विटी ओनर्स रहते हैं, अच्छा अब आपको पता होगा जैसे अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें तो यहां का इक्विटी होल्डर कौन है? हमारी गवर्नमेंट। मतलब कि हमारी गवर्नमेंट को अगर ये पैसे लेके भाग जाए तो कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि वो तो डिपॉजिटर का नुकसान हो गया। मगर हां, अगर प्रॉफिट हुआ तो इक्विटी ओनर को प्रॉफिट जाएगा, डिपॉजिटर्स को कुछ नहीं मिलेगा। तो ये कैसी व्यवस्था हमने बना रखी है। और इसी कारण से दोस्तों जब इक्विटी ओनर्स रिस्ट्रक्चर करते हैं लोन्स का विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट, वो आंख बंद करके इसको कर देते हैं क्योंकि उनको अब मतलब ही नहीं है कि प्रोजेक्ट वायबल है अनवायबल है, पैसे डूबेंगे पैसे आएंगे, क्योंकि उनकी रिस्क इन्वॉल्व नहीं है ना। उन्होंने तो अपनी रिस्क को शिफ्ट कर दिया। कैसे? इक्विटी होल्डर्स से डिपॉजिटर्स या टैक्स पेयर्स में बोल दूं। अब ये टैक्स पेयर्स क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि आपको यह भी पता होगा कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो रिकैपिटलाइज करती है ना हमारी बैंक्स को। जब भी हमारी बैंक्स नुकसान में चली जाती हैं, फाइनेंशियल क्रंच हो जाता है एनपीएस के कारण, तो यहां पे ये चीज हमने देखने की कोशिश करी। इसी के साथ जैसा मैं आपको बता रहा था कि बैंक अगर पब्लिक सेक्टर बैंक है तो हमारे यहां पे मोस्ट ऑफ द इंडियन बैंक जो है वो कंट्रोल की जाती हैं बाय द गवर्नमेंट, और इसी कारण से इनके इनकम्बेंट मैनेजमेंट के कारण यहां पे एक बहुत बड़ा स्टेक इन इंस्टीट्यूशंस का चला जाता है। तो इसके पीछे दो की पॉइंट्स का हमने रैशनल देखा। क्या? पहला, यहां पे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एम्प्लॉयज होते हैं, क्योंकि आपका सवाल अगला मुझे पता है यही है कि आप तो ये बताओ कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो मैनेजर्स जो पीओज हैं वो इन लोन को देते ही क्यों हैं? ये सबसे पहला सवाल है। तो यहां पे आपको ये समझ में आएगा कि ये जो बैंक मैनेजर्स हैं ये एकदम होते हैं इनकम्बेंट। अब समस्या ये है कि अगर ये वाकई में सही पोजीशन किसी अकाउंट की बताने जाए तो वो एनपीए बताना पड़ेगी इनको कि ये अकाउंट में पैसे डालोगे भी तो भी बर्बाद है लोन। इसी तर्ज पे अगर कोई पब्लिक सेक्टर बैंक का मान लो कोई मैनेजर है, कोई सीईओ है, तो वो क्या करता है? वो अपनी टेन्योर को बहुत सक्सेसफुल बताने के लिए इन एनपीएस को शो ही नहीं करता है। वो तो ये बताता है कि देखो मेरे टेन्योर में एनपीएस इतने कम हुए, और इनको रिकैपिटलाइज कर देता है क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तो बोल ही दिया है कि आप करो। तो अनवायबल प्रोजेक्ट्स को भी कैपिटल इन्फ्यूज करके ये अपने टेन्योर को सक्सेसफुल बना लेता है। और साथ ही साथ बैंक का जो मैनेजमेंट होता है वो इस फोरबियरेंस का यूज करके एज अ शील्ड अपने आउटराइट करप्शन और नेपोटिज्म को बचा लेता है। मतलब
अब तो इनके हाथ में पावर आ गई ना, ये किसी भी फर्म को पैसा दे सकते हैं। तो यहां पे ऐसा देखा गया है कि जब भी ये फोरबियरेंस की पावर दी जाती है, यहां पे बैंक्स अपनी डिस्क्रिशनरी या फिर बैंक का मैनेजमेंट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करके कुछ ज़ॉम्बी फर्म्स को पैसा दे देता है। अब ये ज़ॉम्बी फर्म्स क्या होती हैं, इनके बारे में आपको जानना जरूरी नहीं है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, क्या क्राइटेरिया होता है, मगर हाँ आप सिर्फ इतना समझ सकते हो कि ये वो फर्म्स होती हैं जिनका रीपेमेंट कैपेसिटी बहुत ही कम होता है। अब इन ज़ॉम्बी फर्म्स को समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जरूर समझाना चाहूंगा इंडियन इकोनॉमी का, जो बताता है हमको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है? बेसिकली ये एक रेशियो है बिटवीन अर्निंग ऑफ कंपनी डिवाइड बाय जो टैक्सेस एक्यूमुलेट कर लिए हैं उसने, टैक्सेस एक्यूमुलेटेड। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लेस देन 1 हो जाए, इसका मतलब टैक्सेस या पैसा ज्यादा देने का हो जाए बजाय कमाई के, मतलब कि अर्निंग के। ऐसी कंडीशन में जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो लेस देन 1 हो जाता है। और इन ज़ॉम्बी फर्म्स के लिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लेस देन 1 ही होता है, मतलब टैक्सेस या पैसा ज्यादा देना हो जाता है बजाय की अर्निंग के। इन्हीं को ज़ॉम्बी फर्म्स कहा गया है, या आप ऐसा समझ सकते हो। तो ये एक और बहुत बड़ी आपने प्रॉब्लम देखी, क्योंकि ये अगर कोई लोन ले रहे हैं तो ये तो रीपे कर ही नहीं पाएंगे। यहां पे हमने ये चीज देखी। और हां, आप सिर्फ इस भ्रम में मत रहना कि ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स की ही बात हम कर रहे हैं। यहां पे प्राइवेट बैंक्स के साथ में भी यही चीज चलती है। कैसे? यहां पे अगर मैं प्राइवेट बैंक्स की बात करूं तो प्राइवेट बैंक्स के साथ में दोस्तों रिस्क शिफ्टिंग काम करती है। रिस्क शिफ्टिंग। अबे रिस्क शिफ्टिंग क्या होती है, आपका सवाल होगा। बेसिकली आपको पता होगा कि प्राइवेट बैंक्स के बहुत सारे होल्डर्स होते हैं, इक्विटी होल्डर्स आप समझ सकते हो, या ओनर्स होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करते हैं, कैसी सिचुएशन में, जब आरबीआई ने बोल दिया कि आप फोरबियरेंस कर दो, मतलब कि अब उनको बहुत ज्यादा पैसा रखना नहीं पड़ता है। क्लियर हो रही बात? कहां पे? एज प्रोविजन। तो क्योंकि अब बहुत ज्यादा पैसा उनको प्रोविजन के तहत नहीं रखना पड़ता, तो वो खुद के लिए या खुद के प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए खुद को ही हायर डिविडेंड्स देने लग जाते हैं। हायर डिविडेंड्स टू देमसेल्व्स। ये एक और डिविडेंड देने, ये फोरबियरेंस देने का बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये तो अभी तक हमने बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज और चर्चा करके समझने की कोशिश करी कि फोरबियरेंस से समस्याएं क्या आ रही हैं। अब अगर हम एक ओरिजिनल सिन की बात करें जो इस फोरबियरेंस को देने के कारण हुई थी और जिस कारण से मैंने आपको 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस पढ़ाया था, अब इसके हम 7 ईयर फोरबियरेंस के ओरिजिनल सिन के बारे में पढ़ते हैं। यहां से हमें यह समझ में आएगा कि ये जो फोरबियरेंस की पॉलिसी है ये कैसे सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए हमको प्रॉफिट देती है मगर लॉन्ग टर्म में हमको रुला देती है। देखते हैं। देखो, इस 7 ईयर फोरबियरेंस की कहानी शुरू होती है 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से। यहां पे ये देखा गया कि जीडीपी ग्रोथ जो है ये रिकवर हो गई जैसे ही फोरबियरेंस की पॉलिसी को इंप्लीमेंट करा हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। जीडीपी ग्रोथ रिकवर होके आगे बढ़ गई 8.5% पे। कब से? 3.1% से। 3.1% से बढ़ के 8.5% हो गई। जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे सब में इंप्रूवमेंट आ गया, जैसे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट आ जाना, इसका क्या मतलब है? हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में इंप्रूवमेंट आ जाना, ये हो गया। हमारे टोटल रेवेन्यूज जो कलेक्ट होते हैं ऑफ लिस्टेड फर्म्स ये रिकवर हो गए। 4.88% जो कि क्राइसिस के टाइम पे थे, इससे बढ़ के 20% पे हो गए 2011 में। इसी के साथ बैंक की क्रेडिट की अगर हम बात करें तो ये 2011 में 21.5% हो गया, जो कि गिर के एक समय 2010 पे 16.9% हो गया था। इसका मतलब हमारे बैंक के पास में पैसा आया बहुत सारा,
तो ये तो बात हो गई कि कैसे शॉर्ट टर्म इंप्रूवमेंट हमारे यहां देखने को मिले, मगर समस्या ये हो गई जो इकोनॉमिक सर्वे हमको समझाना चाह रहा है कि इस समय तक, जैसे आप यहां पे देख भी पाओगे, ये रहा 2015 का टर्म पीरियड और ये रहा कि फोरबियरेंस जहां खत्म हो जाना चाहिए था, देखिए 2011। तो हमारा इकोनॉमिक सर्वे हमको यह बोलता है कि जब हमने फोरबियरेंस की पॉलिसी को इंप्लीमेंट करा तो 2011 तक, मतलब कि 2008 में कोरोना फाइनेंशियल क्राइसिस आया, 2011 तक हमारे फोरबियरेंस के कारण सिचुएशन पूरी नॉर्मल हो गई। मगर समस्या जब आई, जब इस फोरबियरेंस को एक स्टेपल डाइट बना दिया गया, मतलब इसको एक मेडिसिन की तरह यूज ना करके परमानेंट कर दिया गया, मतलब इसको 2011 में फोरबियरेंस की पॉलिसी को हटा लेना चाहिए था, जो कि सरकार ने हटाई कब? 2015 में, जो कि एक बहुत बड़ी गलती थी हमारी सरकार की। यह हमको ये फिगर समझा रहा है। देखो, हमारा फोरबियरेंस स्टार्ट हुआ था 2008 के बाद में, और फोरबियरेंस क्यों लाया जाता है? ताकि आपकी इकोनॉमी वापस मेन स्ट्रीम में आ जाए, जो कि आ गई थी इस पोजीशन पे, डेट इज अगर मैं इसको नीचे यहां पे मार्क करूं तो लगभग 2011 में। मगर ये फोरबियरेंस हमने चला के रखा 2015 तक, और अब हमें यहां पे समझ में आएगा कि क्योंकि हमने इतना इस फोरबियरेंस को इलोंगेट कर दिया जिसकी जरूरत नहीं थी, इसके कारण बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हुए। जैसे अगर आप यहां देखो, यहां पे हमने फोरबियरेंस स्टार्ट किया था, यहां पे हमने खत्म किया, हमारा एक्सपोर्ट यहां पे बढ़ा, और यहां पे देखो एकदम से हमारे डाउनवर्ड ट्रेंड आया। ये हमने नेगेटिव चीज देखी कि किस तरीके से हमारे एक्सपोर्ट्स यहां पे गिरे। उसी तर्ज पे अगर हम आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें, सेम चीज यहां से अगर हम यहां की बात करें तो गिरा, यहां से और ज्यादा गिर गया। फर्म्स के अगर रेवेन्यू की बात करें तो यहां पे आप देख सकते हो ये गिरना शुरू हुए। तो यहां पे मुद्दे की बात अगर हम समझने की कोशिश करें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे क्रेडिट ऑफ बैंक्स, तो ग्रोथ जो है वो अगर हम यहां पे इसको हटा लेते तो हम प्रॉफिट में आते, मगर यहां पे हटाने के बाद आप देख सकते हो हमारा जो क्रेडिट ग्रोथ है वो कहां पे आज खड़ा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा पैरामीटर हमको फोरबियरेंस समझाना चाह रहा है कि अगर इसको टाइमली आपने नहीं हटाया तो कितनी बुरी चीजें आपके साथ हो सकती हैं, क्योंकि कितने गलत लोन रिजर्व बैंक्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं, कितनी ज़ॉम्बी फॉर्म्स को पैसा जा सकता है जो इस पैसे को न लौटा पाए। और ये चीज और भी ज्यादा क्लियर होती है जब हम इसके फिगर्स पे पढ़ते हैं। आप यहां पे देख पा रहे हो कि जो रिस्ट्रक्चर्ड लोन्स का शेयर है ये 2008 से 2015 में 0.74% से 6.94% पे बढ़ गया, मतलब कि बैंक्स ने अंधाधुंध लोन्स को रिस्ट्रक्चर किया। इसी के साथ अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें तो इसमें तो वो और भी ज्यादा था, फ्रॉम 0.82% टू 8.949%। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो यहां पे भी जो रिस्ट्रक्चर लोन थे वो बढ़े, मगर कम, क्योंकि यहां पे धांधली कम होती है, फ्रॉम 0.64% टू 2.87%। फिर अगर हम ग्रॉस एनपीए की बात करें, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं ग्रॉस एनपीए को कैसे निकाला जाता है। ग्रॉस एनपीए की अगर बात करें बैंक्स की, तो ये देखो आप कि ये 2.2% से 4.3% बढ़ गए 2015 तक आते आते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही इस फोरबियरेंस विंडो को अगर हम देखें, इस पूरी पीरियड को 2011 तक, तो ऐसी फर्म्स अगर हम देखना चाहें जो डिफॉल्ट कर गई, फेल हो गई, तो ये 51% तक बढ़ गई। राइट, मतलब कि जिनके लोन को रिस्ट्रक्चर किया गया था उसमें से 51% डिफॉल्ट हो गई। तो अगर प्री फोरबियरेंस एरा की बात करें, फोरबियरेंस जब नहीं दिया था, तो उस समय चांस था कि सिर्फ 6% बढ़ोतरी होती इन द लाइक्लीहुड ऑफ डिफॉल्ट्स आफ्टर रिस्ट्रक्चरिंग। मगर क्योंकि फोरबियरेंस कर दिया गया तो बैंक्स ने इस चक्कर में बहुत से बैड लोन्स को हाइड कर लिया और नहीं शोकेस करा, जो बाद में हमको भुगतना पड़ा। इनको आप यहां पे फिगर्स के थ्रू भी देख सकते हो कैसे हायर रिस्ट्रक्चरिंग करी थी फोरबियरेंस के टाइम पे। यहां पे देखो स्टार्ट हो रहा है फोरबियरेंस, और देखो रिस्ट्रक्चर यहां से लेकर यहां तक पहुंचा दिया इन्होंने। फिर अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें तो ये तो आपको और भी ज्यादा देखने को मिलेगा। ये उम्मीद करता हूं आप देख पा रहे हो, ब्लू में आपको पब्लिक दिखने को मिल रहा है और
ग्रीन में प्राइवेट। देखो पब्लिक वालों ने यहां पहुंचा दिया और प्राइवेट वालों ने सिर्फ यहीं पहुंचाया। फिर अगर हम नॉन परफॉर्मिंग असेट की बात करें तो यहां पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से ग्रीन कलर में ग्रॉस नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट प्लस रिस्ट्रक्चर्ड लोन्स जो फेल हो गए वो किस तरीके से आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वहीं ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट भी आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो यहां पे हमारे लिए एक और कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है विच इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अब ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है? बेसिकली इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो। इसका मतलब यह है कि जितना भी आपका रिस्क वेटेड असेट है उसका कितना रेशियो आप रिजर्व में रख रहे हो। मतलब कि और आसान भाषा में समझने के लिए आपकी शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कितनी है ये बताता है। आपने जितना भी लोन दिया हुआ है उसके प्रोपोर्शन में कितना वेटेज रिस्क आप झेल सकते हो, शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। अब ये जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है ये भी बैंक्स को क्योंकि मेंटेन नहीं करना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि यहां पे आरबीआई ने बोला हुआ था। तो ये सारी चीजें मिलके हमने ये देखा कि किस तरीके से हमको नुकसान पहुंचा रही थी। और फिर तब कहीं जाकर पीजे नायक कमेटी को फॉर्म किया गया 2014 में, जिन्होंने दो कंसर्न्स रेज करे। एक था एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स। एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स क्या होता है? लोन को हमेशा हरा भरा रखना। जैसे मान लो एक गलत बोरोवर को आपने पैसे दिए, वो पैसे नहीं चुका पा रहा, वो बोलता है कि मुझे थोड़ा सा और पैसा चाहिए ताकि मैं मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर पाऊं, ताकि मैं आपका लोन रीपे कर पाऊं। तो बैंक वाले बोलते हैं ठीक है, इसको और पैसा दे देते हैं, ये और बड़ा हो जाता है। फिर ये बोलता है कि अभी भी नहीं हो पा रहा, थोड़े और पैसे चाहिए। बैंक बोलती है ठीक है और दे देते हैं थोड़ा सा, बाकी दे देना हमें, ये और बड़ा एनपी हो जाता है। इस कारण से इसको बोला जाता है एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स। ये कंसर्न रेज करा। दूसरा कंसर्न रेज करा अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स का। अब क्योंकि हमारी जो बैंक है उसने जितने भी नॉन परफॉर्मिंग असेट थे उसको रिस्ट्रक्चर कर दिया, तो यहां पे बैंक्स अंडर कैपिटलाइज हो गई। उनके पास अब पैसा ही नहीं बचा कि वो दूसरे लोन्स दे पाए। तो यहां पे अंडर कैपिटलाइजेशन को समझने के लिए हमें एक चीज यहां पे और अच्छे से समझना पड़ेगी कि यहां पे बैंक्स के साथ प्रॉब्लम हो क्या रही थी। बैंक्स के साथ प्रॉब्लम हो रही थी ओवर स्टेट करने की, या मैं बोलूं बैंक्स ओवर स्टेट कर रही थी अपने एक्चुअल कैपिटल्स को। मतलब जो उनके पास पैसा नहीं था उसको ओवर एस्टिमेट करके बैठ गई, जो कि नॉन परफॉर्मिंग असेट हो गया था। अब उनको ये लग रहा था कि इतना पैसा तो हमारे पास पड़ा हुआ है, सेफ है, तो ये इनको एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे रहा था। फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी कि यार अभी तो हम सेफ हैं, इतना पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है। और क्योंकि इनको लग रहा था कि इनके पास इतना सिक्योर्ड पैसा पड़ा हुआ है, तो ये अपना जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है उसको बहुत ज्यादा हाई बता रहे थे कि हमारी तो शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इतनी है कि हम तो सब निपट लेंगे। और ये सब चल रहा था इसी कारण से जो इनके ओनर्स थे उनको बहुत ज्यादा हाई डिविडेंड्स भी मिल रहे थे। अब इसी के साथ साथ बैंक्स जो हैं वो क्योंकि इन सबको देखते हुए लोन्स को स्ट्रक्चर करने में लगे हुए थे, तो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन भी बढ़ रहा था। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन बढ़ रहा था और इनके पास से कैपिटल कम हो रही थी, मगर इनको ये पता ही नहीं चल रहा था। आपको ये विशेष साइकिल समझ में आई कि कैसे ये अपनी एक्चुअल कैपिटल को ओवर स्टेट कर रहे थे, जबकि एक्चुअल में हो क्या रहा था, इनके लोन्स रीस्ट्रक्चर करने के कारण इनकी कैपिटल कम हो रही थी, जो कि इनको बाद में पता चलेगा। जिस कारण से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने असेट क्वालिटी का रिव्यू करा और फाइनली एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ बैड लोन्स इनको पता चले हमारे बैंकिंग सिस्टम में। और फाइनली जब ये डिस्क्लोज हुआ तो एनपीएस हमारे सामने एब्रप्टली बढ़ के आए फ्रॉम 2014-15 टू 2015-16। और
ये चीज पहले क्यों नहीं हुई, ये तो आप समझ ही गए होगे, क्योंकि बैंक्स एनपीएस को डिस्क्लोज ही नहीं कर रही थी। तो फाइनली हमें इकोनॉमिक सर्वे कुछ एडवर्स इंपैक्ट बताता है इस फोरबियरेंस के बैंक परफॉर्मेंस पे। जैसे सबसे पहला अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स। ये अंडर कैपिटलाइजेशन मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, जिसके कारण असेट लायबिलिटी का मिसमैनेजमेंट होता है बैंकिंग फ्रेमवर्क में। जो कैपिटल रिक्वायर होती है एज अ कुशन बैंक के पास वो नहीं बचती, और इस असेट लायबिलिटी के मिसमैनेजमेंट के कारण प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है बैंक के डिफॉल्ट होने की। जैसे यहां पे आपको एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो से रिलेटेड, अगर आप चाहें तो इसको रोक के यहां पे पढ़ भी सकते हैं। जो मैंने आपको समझाया था कि कैसे कुशन की तरह कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो काम करता है, वो भी बैंक के पास से खत्म हो जाता है। फिर हमने यहां पे दूसरी प्रॉब्लम देखी कि ज़ॉम्बी फर्म्स को किस तरीके से यहां पे लैंडिंग कर दी गई थी, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया। हमने यहां पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में पढ़ा, जिसको कि आप यहां पे ग्राफ के थ्रू देख भी सकते हो। यहां पे ज़ॉम्बी लैंडिंग जो है ये आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इन बॉटम क्वार्टाइल दिखा रहा है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लेस देन 1 दिखा रहा है, जिसको हमने जो समझा था फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ फोरबियरेंस टू एंड ऑफ फोरबियरेंस, आप यहां से अच्छी तरीके से समझ सकते हो। फिर एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स की प्रॉब्लम हो जाती है। हमने ये देखा कि कैसे किस तरीके से जो अंडर कैपिटलाइज्ड बैंक्स होती हैं वो ज्यादातर पुअर क्वालिटी फर्म्स में इन्वेस्ट करने लग जाती हैं। क्यों? देखो, जो ऑलरेडी अंडर कैपिटलाइज्ड बैंक है वो क्या चाहती है कि किसी भी तरह दिया हुआ पैसा जो है वो वापस आ जाए, और बोरोवर जो है वो मान लो विजय माल्या जैसा निकल जाए कि आप तो एवरग्रीन करते रहो लोन को, मैं दे दूंगा आपको, आप दो तो सही अभी। तो यहां पे ये अलग मोटिव एक चालू हो गया, और फाइनली जब बोरोवर डिफॉल्ट की पोजीशन पे आ जाता था तब फाइनली पता चलता था बैंक को कि जितना भी पैसा दिया इसको एक्स्ट्रा वो भी हमारा बर्बाद हो गया। फिर दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे थे ज़ॉम्बी फर्म्स के बारे में, तो यहां पे फर्म्स का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी हम देख सकते हैं। 2008 से 2012 तक ये गिरा, और फर्दर 2013-15 में ये और गिर गया। तो यहां पे जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता है एज अ शेयर ऑफ जीडीपी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जब भी कैपिटल फॉर्मेशन होता है ये बोला जा सकता है कि फ्यूचर में इस कंट्री का प्रोडक्शन बढ़ेगा, इसका मतलब है कंट्री ग्रो करेगी। मगर क्योंकि फोरबियरेंस के कारण जो लैंडिंग हुई थी वो उन फर्म्स को हुई थी जिनके बहुत पुअर फंडामेंटल्स थे और बहुत ही इनएफिशिएंट प्रोजेक्ट्स थे। तो इन फर्म्स में ये देखा गया कि दे हैव डाइवर्टेड दिस फंड्स, तो डाइवर्जन देखा गया फंड्स का, और इसी कारण से कैपिटल फॉर्मेशन रिड्यूस होके 2015 में 28.7% पे आ गया, जो 2008 में कभी 34.7% पे हुआ करता था। इसी के साथ यहां पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो भी वीकन होती है। ये इस तरीके से देखा जा सकता है क्योंकि जो क्रेडिट सप्लाई बढ़ी थी ज़ॉम्बी फर्म्स को, ये इस समय से समझा जा सकता है कि इसको फर्म ने प्रोडक्टिवली यूज नहीं किया, क्योंकि यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो इन्वेस्टमेंट टू डेट रेशियो कंपनीज का कम हुआ था जिनको क्रेडिट सप्लाई बढ़ाई गई थी। इसका मतलब उन्होंने फंड्स को कहीं ना कहीं दूसरी जगह यूज किया। इसी के साथ दोस्तों, यहां पे बोर्ड की क्वालिटी में भी डिक्लाइन या डिटोरिएशन देखने को मिला। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स किसी इंस्टीट्यूट में होते हैं तो वहां पे एक बहुत ही रॉबस्ट मैकेनिज्म होता है जो चेक्स एंड बैलेंसेस का काम करता है बोर्ड लेवल पे। बट जैसा कि हम जानते हैं कि यहां पे नॉन प्रमोटर डायरेक्टर्स जो हैं इनका प्रपोर्शन बोर्ड मेंबर्स में से कम होने लगा, जिसने फर्दर गवर्नेंस को वीकन करा। क्योंकि जो नॉन प्रमोटर डायरेक्टर्स थे ये किस तरीके से चेक्स एंड बैलेंसेस रखते थे, ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जो थे उनका इंटरेस्ट बचाते थे। ये वॉच डॉग की तरह काम करते थे कि जो फर्म है वो कोई भी अनहेल्दी प्रैक्टिस में तो एंटर नहीं हो गई है, या किसी भी रिसोर्स को या इन्वेस्टमेंट को वो ऐसी जगह तो नहीं कर रही है जहां पे वैल्यू डिस्ट्रॉइंग प्रोजेक्ट्स हो। तो यहां पे हमने देखा कि गवर्नेंस इस कारण से भी खराब हुआ। फिर हमने यहां पे ये देखा कि किस तरीके से जो इनएफिशिएंट एलोकेशन है पैसों का बाय बोरोवर्स, उसने बेनिफिट किया और ज्यादा इन लोगों को ड्यू टू फोरबियरेंस, और ये पुअर गवर्नेंस का एक और पार्ट हमें सामने मिला, जिसको कि यहां से समझा भी जा सकता है इस ग्राफ के थ्रू।
वीकनिंग ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यहाँ पे नॉन प्रोमोटर डायरेक्टर्स जो हैं, आप ध्यान से अगर देख पा रहे हो तो प्री फोरबियरेंस दे वर 3.72%, बट आफ्टर पोस्ट बियरेंस दे वर इन नेगेटिव। फिर यहां पे अगर आप ये जानना चाहते हो कि किस तरीके से फंड का डायवर्जन या जिस चीज के लिए बोरोवर ने पैसा लिया उसको दूसरी जगह उसने डाइवर्ट कर दिया, तो ये देखा जा सकता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के थ्रू। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे ये एक बोरोवर है, इसने पैसा लिया गवर्नमेंट से, आई मीन बैंक से। इस बोरोवर ने क्या करा, ये फंड ट्रांसफर कर दिया किसी दूसरे व्यक्ति को। तो हुआ ये कि ये जो सी वाला व्यक्ति है ये इसी का कोई रिलेटिव, इसी का कोई फ्रेंड, या हो सकता है इसी का कोई पार्टनर हो। तो यहां पे देखा गया कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस जो थे टू की पर्सनल, ये बढ़ जाते हैं अराउंड 34% अमंग फर्म्स जिनके भी लोन्स रिस्ट्रक्चर किए गए। मतलब इस बी वाले व्यक्ति का लोन कर दिया बैंक ने रिस्ट्रक्चर और इसने पैसे दे दिए सी को, तो ये हो गया डिफॉल्ट और पैसे इसने इससे प्रॉफिट से कमा लिए। तो बैंक को बेवकूफ बना के इसने तो अपना प्रॉफिट निकाल लिया। तो दोस्तों इन सबको देखते हुए हमारी गवर्नमेंट एक बहुत बड़े मिशन के साथ आती है जिसका नाम है मिशन इंद्रधनुष। इस मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया गया था इन 2015। गवर्नमेंट को जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक से जुड़े हुए इश्यूज हैं उन्होंने इस मिशन के थ्रू 7 प्लान्स को डिजाइन किया। अगर हम इन 7 प्लान्स के कंपोनेंट्स को देखें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं हमारे लिए, तो इसके कंपोनेंट में सबसे पहला कंपोनेंट आएगा अपॉइंटमेंट्स। अब ये किसके अपॉइंटमेंट्स है हमको ये जानना पड़ेगा। तो बिसाइड्स इंडक्शन ऑफ टैलेंट फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, यहां पे जो पोस्ट होती थी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, मैनेजिंग डायरेक्टर की, इसमें भी एक चेक एंड बैलेंस लाने की और स्मूथ फंक्शनिंग की कोशिश की गई। दूसरी अगर हम यहां पे बात करें बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो बनाने की, जिसमें सबसे पहले हमारे कैग के चीफ विनोद राय जी को इसका हेड बनाया गया। तो ये जो बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो है ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बोर्ड को अपॉइंट करेगा। इसी के साथ तीसरा जो इसका कंपोनेंट है वो है कैपिटलाइजेशन, क्योंकि हम जानते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट बैंक के लगातार बढ़ रहे थे। इसी कारण से बेसल 3 नॉर्म्स को फॉलो करवाने के लिए बैंक का कैपिटलाइजेशन किया नियर अबाउट, यहां पे कुछ फेजेस में कभी 70,000 करोड़, फिर और ज्यादा यहां पे बैंक्स को रिकैपिटलाइज गवर्नमेंट ने करना शुरू किया। इसी के साथ अगला कंपोनेंट था डिस्ट्रेसिंग। बेसिकली जितने भी इश्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड थे जो कि स्ट्रेस असेट में थे उस टाइम, बैंक को इसके लिए स्ट्रेंथन किया गया बाय क्रिएटिंग असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये वही असेट रिस्ट्रक्शन कंपनी है जिसकी इस इकोनॉमिक सर्वे ने भी बात की है बाय द नेम बैड बैंक। इसके बाद अगला कंपोनेंट एम्पावरमेंट। यहां पे ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी और ऑटोनॉमी दी गई, किसको? पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। फ्लेक्सिबिलिटी और ऑटोनॉमी दी गई, साथ ही अकाउंटेबिलिटी का फ्रेमवर्क यहां पे डिजाइन किया गया। तो इस तरीके से दोस्तों इन कंपोनेंट्स के थ्रू यहां पे गवर्नमेंट ने गवर्नेंस सिस्टम और साथ ही अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम, अपॉइंटमेंट्स का सिस्टम बेहतर करने की कोशिश करी। तो उम्मीद करता हूं रेगुलेटरी फोरबियरेंस में मैं आपको बहुत सी चीजें समझा पाया हूं, आपने लेक्चर में बहुत सी चीजें सीखी होंगी। अगर हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा। ऑल्सो इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, feel free to ask in the comment. In the end, keep shining. Have a good day. Thank you for hearing us. And if you want to download
the PDF for this topic. You can download it from our Telegram channel. Thank you.